Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of respiration in plants. Electron transport chain ETC or ETS, electron transport system. ATP molecules formed in this process. इस प्रोसेस के अंदर ATP molecules का फॉर्मेशन होता है. Releases electron from NADH2 and FADH2. जो ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस के अंदर जो NADH2 तथा FADH2 बनते हैं, उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं बहुत सारे साइटोक्रोम्स के ऊपर. तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम के ऊपर, तो इनसे बीच में बहुत अधिक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. इस एनर्जी को जो यूटिलाइज करते हैं एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एडीपी इस एनर्जी का यूज करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर एटीपी को फॉर्म करते हैं. अब देखते हैं साइटोक्रोम क्या होते हैं. साइटोक्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स विच कंटेन आयरन्स. पिगमेंट का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आयरन होता है. इन्हीं को साइटोक्रोम्स कहते हैं और इन्हीं साइटोक्रोम से ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसी के बीच में एनर्जी रिलीज होती है. इसी एनर्जी को यूज करते एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर एटीपी का फॉर्म करते हैं. तो इस पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम कहते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये जो ग्लूकोज होता है इससे पायरुविक एसिड बनता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है और एक क्रेब्स साइकिल बनती है. तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में दोनों प्रोसेस में क्या फॉर्म होते हैं? NADH2 तथा FADH2. तो यहाँ जो NADH2 है इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो NADH प्लस H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं. ये ट्रांसफर होंगे तो कहाँ जाएंगे? FAD के पास जाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देगा FADH2 में. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है. और इस एनर्जी कौन यूज करेगा? एडीपी. और किससे जुड़ेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से. और बनेगा क्या? एटीपी बनेगा. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन FAD से निकल के साइटोक्रोम में आते हैं, क्यू में. साइटोक्रोम क्यू से कहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम B6 में आएंगे, बी में आएंगे. तो जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम क्यू से साइटोक्रोम बी में आएंगे तो जो हाइड्रोजन थे NADH2 से अलग हुए और साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम बी से कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम बी से जाएंगे सी में. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या निकलती है? एनर्जी. तो उसको कौन यूटिलाइज करेगा? एडीपी. और किससे जुड़ेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से. और बनेगा क्या? एटीपी. अब जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम सी में है तो वो कहाँ जाएंगे? C1 में जाएंगे. C1 से कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम B6 में जाएंगे. और साइटोक्रोम B6 कहाँ जाएंगे? उसके बाद अगले साइटोक्रोम में जाएंगे. तो जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम 6 से अलग साइटोक्रोम में जाते हैं तो बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती. तो कौन यूज करता है? एडीपी. और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर क्या बनाता है? एटीपी. तो उस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको एडीपी गेन करता है, यूटिलाइज करता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर क्या बना लेता है? एटीपी बना लेता है. अब क्या होता है कि ये दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किससे अटैच हो जाते हैं? ऑक्सीजन से. और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं? हाफ मॉलिक्यूल बन जाते हैं. अभी हाफ मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर जो 2H है उससे जुड़कर क्या बना लेगा? H2O का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा. तो अपन कहते हैं कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या बनता है? CO2 और H2O बनता है. तो इस तरह से H2O का फॉर्मेशन होता है, साथ में ATP का फॉर्मेशन होता है. तो CO2 कहाँ बनता है? क्रेब्स साइकिल में. उसी तरह H2O भी बनता है क्रेब्स साइकिल में. और जो रिमेनिंग जो H2O होता है वो कहाँ बनता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेनली जो फॉर्म होते हैं वो ATP होते हैं.